Yes. Good evening, all of you. So let us start the next chapter. Okay. उससे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि अगर आपको कुछ लास्ट चैप्टर में कुछ अगर डाउट्स है या कुछ एमसीक्यूज अगर आपको नहीं आया ऐसा कुछ है तो जस्ट बता सकते हो. Just put it in the chat box so that we can discuss them. Otherwise, we can just start with the next chapter. Okay. ठीक है चलो. So let us start with the next chapter. Yes, that is about the electromagnetic induction. Okay. So electromagnetic induction. This is the very important chapter from the point of view of JEE or NEET or even CET also. So basically in this chapter we have to study the concepts which are based on 3 to 4 chapters from 11th as well as 12th. ठीक है. जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो हमने कंसेप्ट सीखे हैं उसके ऊपर भी यह डिपेंड करता है. मतलब वो सारे कंसेप्ट भी इस चैप्टर के अंदर यूज करने पड़ने वाले हैं. उसके अलावा जो मैग्नेटिज्म में हमने जो कंसेप्ट देखे हैं वो भी हमको यूज करने हैं इस चैप्टर के अंदर. और करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो कंसेप्ट हमने पढ़े हैं इवन 11th और 12th दोनों स्टैंडर्ड के तो वो भी हमको यूज करने हैं. और इवन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और वी कैन से द मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट्स. इस चैप्टर के अंदर जो हमने स्टडी किया है तो वो भी हमको यहाँ पे यूज करना है. बिल्कुल. तो जैसे कि सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला कंसेप्ट आ जाता है फ्लक्स के बारे में. ठीक है. वी कैन जस्ट सी द कंसेप्ट ऑफ फ्लक्स हियर. व्हाट इज फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स ऑब्वियसली. सो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो कंसेप्ट है तो वो हमको यहाँ पे देखना है. सो बेसिकली इफ सपोज देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड like this and suppose there is a small area held in this magnetic field and suppose it is at right angles to this magnetic field here, then the flux passing through this area will be actually given by this formula B into ds. So B into ds, this is the formula for flux passing through this area, remember. But suppose by chance this area is not perpendicular but it is just somewhat tilted like this. तो ये एरिया जो है वो अगर इस तरह से टिल्टेड है तो उस केस में हम क्या करते हैं? सो वी ड्रॉ अ नॉर्मल टू दिस एरिया. ठीक है. इस एरिया का जो नॉर्मल है इसको हम बोलते हैं वेक्टर एरिया. एंड द एंगल मेड बाय दिस वेक्टर एरिया विद द मैग्नेटिक इंडक्शन. तो ये मैग्नेटिक इंडक्शन जो इस डायरेक्शन में है उसके साथ उसका जो बना हुआ एंगल है तो उसको हम बोल देते हैं थीटा. और इस एरिया वेक्टर जो है इस एरिया वेक्टर को हम बोल देते हैं ds बार in this case. And magnetic induction तो already B bar है ही already. So ds bar can be resolved into two components, one of which will actually be along this magnetic induction here. तो इसका एक component जो है ds bar का वो इस तरफ रहेगा जिसको हम बोल सकते हैं ds cos theta here. Okay, this component will be actually supposed to be ds cos theta. And if this is ds cos theta, then we can now multiply this ds cos theta with the magnetic induction B here so as to get the flux. So flux in this case can be actually found out to be simply B into ds cos theta, where ds cos theta is actually going to be the component of area along the magnetic field. And then we can just get the dot product of this B bar and ds bar to be the flux here. But this is the flux passing through very small area of area ds here. But if suppose there is a large area like this and it is also irregular and suppose the magnetic field is also passing through each point in these different directions. तो अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे इस तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग डायरेक्शन में डायरेक्टेड है. और सपोज यहाँ पे हम एक अगर एलिमेंट अगर ड्रॉ करते हैं जिसका एरिया ds है और उसका नॉर्मल सपोज ds बार मान लेते हैं. यहाँ पे भी और एक एलिमेंट हमने ड्रॉ किया जिसका एरिया ds होगा और वहाँ का जो एलिमेंट का जो वेक्टर नॉर्मल है
या वेक्टर एरिया है उसको ds बार बोल सकते हैं आराम से। तो इस तरह से पॉइंट पे हमको इस तरह से एलिमेंट का एरिया और एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक इंडक्शन इन दोनों का प्रोडक्ट हमको करना होगा हर एक पॉइंट पे। इफ यू जस्ट कैरी दिस आउट then the sum total of all these things will actually be called as the total flux passing through this whole closed surface like this. So integration of b bar dot ds bar will actually be the formula for flux, total flux passing through this closed or irregular surface like this. ठीक है, तो यहाँ पे हर पॉइंट के ऊपर का मैग्नेटिक इंडक्शन, जैसे ये देखो ये मैग्नेटिक इंडक्शन है और ये एरिया एलिमेंट है, इन दोनों का बीच में जो एंगल है वो हर पॉइंट पे अलग अलग होने वाला है और इसीलिए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम हर पॉइंट पे लेके जाएंगे और उसका जो अगर हम वर्कआउट करेंगे कैलकुलेशन करेंगे तो ये टोटल जो है तो वो हमको मिलता है द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। रिमेंबर इवन along with this we can just discuss about the Gauss theorem in magnetism. Gauss theorem in magnetism, what does it tells us? If suppose we have a मैग्नेट, अभी ये तो तुमको पता है ऑलरेडी कि मैग्नेट के अंदर कभी भी अगर एग्जिस्ट होता है तो डाइपोल एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज अ सिंगल पोल मोनोपोल डजंट एग्जिस्ट। सो सपोज दिस इज द पोल of south pole and this is a north pole and suppose we consider a Gaussian surface like this। तो एक ऐसा अगर सरफेस हमने कंसिडर किया तो इस सरफेस में से जितना भी मैग्नेटिक फ्लक्स आउट पास होगा तो इसमें से पास आउट होगा तो उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इनवर्ड्स डायरेक्शन में पास भी होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे ठीक से गॉस थ्योरम अगर अप्लाई करेंगे, जैसा कि हम जानते हैं गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ और वी कैन से मैग्नेटिक फ्लक्स सॉरी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through any closed surface is always equal to 1 upon epsilon naught times of the algebraic sum of all the charges enclosed by that surface. But in this case of magnetism, this phi will actually be equal to mu naught times of the algebraic sum of all the poles, magnetic poles here. तो अगर हम इन पोल्स को अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखो ठीक से कि ये जो हर एक मैग्नेट के अंदर दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, और इनका स्ट्रेंथ जो है वो बिल्कुल सेम होता है, एग्जैक्टली सेम होता है, जिसके कारण हम देख सकते हैं यहाँ पे कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल इन दोनों का पोल स्ट्रेंथ अगर हम ऐड करेंगे तो एक्चुअली वो जीरो बन जाएगा। और इसी वजह से हम देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर हम कोई भी क्लोज सरफेस अगर लेते हैं तो उस केस में हमको डाइपोल ही मिलेंगे, और डाइपोल्स मिलने की वजह से उनका जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है वो एक का पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव होने की वजह से टोटल जो है वो हमेशा जीरो आ जाएगा। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि द फ्लक्स total flux passing out through any closed surface is always going to be zero, or we can just say in other words that the integration of b bar dot ds bar taken over any closed surface is always equal to zero. This is actually called as the Gauss theorem in magnetism. Remember this correctly. So this is all about the magnetic flux here, and also the magnetic induction is actually defined as the magnetic flux per unit एरिया। रिमेंबर, तो ये भी उसका एक तरह से दूसरा एक डेफिनेशन ही है मैग्नेटिक इंडक्शन का, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। अगर थोड़ा यूनिट्स के बारे में बात करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो ऐसा यूनिट है वो है वेबर। रिमेंबर, एंड एरिया का ऐसा यूनिट तो हमको पता है ऑलरेडी मीटर स्क्वायर होता है, जिसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन का जो यूनिट है तो वो बन जाता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द टेस्ला in the memory of the scientist Tesla. But this is a standard SI unit, remember. On the other hand, we have a Gauss as a CGS unit of magnetic induction. So magnetic induction का CGS unit क्या है याद रखो, it will be Gauss, and 1 Gauss is actually equal to 10 raised to minus 4 Tesla. This is actually going to be the conversion factor between Gauss and Tesla, or we can say 1 Tesla is actually equal to 10 raised to 4 Gauss in this way. So this is actually the conversion factor between Gauss and Tesla. And magnetic flux जो है तो उसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है तो phi is actually going to be b into a, ये एक सिंपल फॉर्मूला हमको मिल जाता है अगर मैग्नेटिक इंडक्शन कांस्टेंट है और एरिया जो है वो बिल्कुल फ्लैट है, प्लेन है, तो उस केस में मैग्नेटिक इंडक्शन हमको इस तरह से मिलता है। फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव अ कॉइल ऑफ एरिया a and the magnetic induction is already perpendicular to this coil, then we can just find out
the magnetic flux passing through this coil to be simply phi is equal to B into A here, where B is going to be the magnetic induction and A is going to be the area. But on the other hand, if suppose this coil is just tilted by some angle, तो ये coil जो है वो अगर suppose थोड़ा सा tilted है इस तरह से, अगर ऐसा है तो उसका जो plane है वो कुछ ना कुछ angle कर रहा है, तो याद रखो हमको ये angle made by the normal to the coil with the magnetic induction measure करना होता है. If it is supposed to be theta, then we can just get this phi to be simply equal to B A cos theta. Remember, so B A cos theta will be the formula for magnetic flux in case of a coil which is whose normal is making an angle theta with the magnetic induction here. And even if this coil has n turns like this, so the flux linked with each turn will be same, that is B A cos theta. And hence we can just get that the total flux linked with this whole coil will actually equal to NBA into cos theta, where n stands for the number of turns of this coil. तो जितने number of turns ज्यादा होंगे तो उसके हिसाब से इस coil का magnetic flux भी उतना ज्यादा होगा जरूर. हर टर्न के साथ उतना ही फ्लक्स लिंक होता है, जिसके कारण टोटल फ्लक्स जो है तो वो नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय फ्लक्स लिंक्ड विथ वन टर्न इतना बन जाता है. तो ये हमको अच्छी तरह से याद रखना है. दिस इज ऑल अबाउट द फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स. वी कैन सी. Yes, let us see the next concept, that is about the Faraday's law of electromagnetic induction. Okay, so what is Faraday's law of electromagnetic induction? Obviously, along with the Lenge's law, which tells us about the direction of that electric EMF. So Faraday's law tells us simply that the electric EMF produced in any particular coil is always equal to the negative rate of change of magnetic flux linked with that coil actually. So E is equal to minus d phi by dt. ये जो है, this is called as the Faraday's law of electromagnetic induction. अभी Faraday's law के जो है वो अलग अलग situations है, ठीक है. बहुत सारे जो अलग अलग situations या उसके applications हम देख सकते हैं. सबसे पहला application हम देखेंगे यहाँ पे कि it is the अभी देखो इसमें होता क्या है ना कि फ्लक्स का जो फॉर्मूला है तो उसके हिसाब से हमको ये अलग अलग एप्लीकेशंस मिलते हैं. इन केस व्हेन सपोज द मैग्नेटिक इंडक्शन, क्योंकि देखो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, B इंटू ए होता है, ठीक है. मैग्नेटिक इंडक्शन इंटू एरिया. अभी कभी कभी क्या होता है कि मैग्नेटिक इंडक्शन कांस्टेंट होता है और एरिया वेरिएबल होता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि एरिया इज कांस्टेंट बट मैग्नेटिक इंडक्शन इज वेरिएबल. So in this case, suppose in some cases, अगर area is constant, okay, अगर area constant है, तो उस केस में हमको क्या मिलेगा, phi will actually be equal to d by dt of phi, that is b into a. But out of this b and a is already constant, so we can just take it out and get it as a into dB by dt here, where dB by dt stands for the rate of change of magnetic induction. Here, this d phi by dt is actually the rate of change of magnetic flux. If suppose in some cases phi is expressed in terms of time, like phi का जो formula है वो अगर t square plus 2t plus 1 ऐसा कुछ तो भी दिया है, तो we can just find a derivative of this phi with respect to time so as to get the d phi by dt. And once we get the derivative, we can just attach a minus sign to it and so get the electric EMF here. तो EMF निकालने के लिए हमको सिंपली इसको माइनस साइन अटैच करना होगा, दैट्स इट. एंड वंस वी गेट दिस माइनस साइन एंड जो भी इंस्टेंट पे हमको चाहिए तो उस इंस्टेंट पे हमको EMF मिल सकता है. जैसे इनिशियली EMF विल बी -2 वोल्ट लाइक दिस, इन दिस वे. तो इस तरह से हम यहाँ पे इनिशियली मतलब टाइम t इक्वल टू 0 होगा तो वो 0 डालने से हमको यहाँ पे EMF -2 वोल्ट मिल जाएगा. तो दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ Faraday's law, बट इट कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन phi is expressed in terms of time directly. In some cases what happens is the graph between phi and t is actually given. Okay, तो ये suppose ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि अगर phi y एक्सिस पे और टाइम जो है वो x एक्सिस पे डाल के रखा है और ऐसा ग्राफ आपको दिया हुआ है इस तरह से, जिसमें आपको पता चलता है कि ग्राफ इज लाइक दिस. सपोज ये ग्राफ इस तरह से है, ठीक है. ओके, तो अभी ये phi is plotted against time t here and we want to find out the EMF suppose. तो अगर यहाँ पे वैल्यूज दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे सपोज 10 दिया है, यहाँ पे सपोज 20 दिया हुआ है,
तो इस तरह से, ठीक है। तो इस केस में हम यहाँ पे हर एक, और यहाँ पे सपोज ये टाइम इंटरवल जो है वो यहाँ पे सपोज 5 दिया हुआ है, और ये सपोज 8 है इस तरह से, और ये सपोज 10 हो सकता है, नो डाउट। तो ऐसे ही इसमें यहाँ पे फर्स्ट इंटरवल में ये जो फर्स्ट पार्ट जो दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला पार्ट, तो इस पार्ट में कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है, तो वो निकालने के लिए हमको क्या करना है, तो सिंपली यहाँ पे हमको E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी यहाँ पे यूज करना है। लेकिन यहाँ पे हमको याद रखना है कि डी फाइव बाई डी टी स्टैंड्स फॉर द स्लोप ऑफ फाइव टी ग्राफ। ओके, so in short we can just say that this E will be actually equal to negative of slope of phi t ग्राफ। ओके, फाइ और टी के बीच में जो ग्राफ बन रहा है उसका स्लोप माना, स्लोप का नेगेटिव ये रहेगा, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ हियर। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने के लिए हमको क्या करना है, सिंपली इस ग्राफ का स्लोप फाइंड आउट करना है। अभी स्लोप फाइंड करना कोई बड़ी बात तो नहीं है, क्योंकि स्लोप का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1। सो इफ यू जस्ट ट्राई टू फाइंड इट आउट फॉर दिस पॉइंट हियर, तो यहाँ पे ये जो है y कोऑर्डिनेट इसका 10 है, और ऑब्वियसली x कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, तो इसका x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 10 करके इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बन गए 0, 10। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे हमको पता है ऑलरेडी, ये 5, 20 इस तरह से बन जाएगा। वंस वी गेट द 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राफ, we can easily find out the slope to be simply equal to 20 minus 10 upon 5 minus 0, which actually happens to be 10 by 5 matlab 2 actually here. So once we get this 2, we can just put it here and get this minus 2 volt as a EMF in this way. तो इस तरह से हमको ये EMF मिल जाता है। और अगर रही बात इस पार्ट की, ये वाला दूसरा जो पार्ट है इसका स्लोप कितना होगा, so as we can just see that it is horizontal, its slope is going to be 0, and since the slope is 0, that means its negative must also be 0. So therefore induced EMF will also be 0 in the second part of this curve here. And in the third part, we can just see clearly that the slope is going to be negative, right? तो यहाँ पे स्लोप नेगेटिव आएगा, वो भी हम फाइंड आउट कर सकेंगे अगर ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हमको पता है, सपोज 10 सपोज मान लो, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा देखो, ठीक है, ये टी है और यहाँ पे 10 सपोज है, तो उस केस में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, एक्चुअली वो बन जाएंगे 10, राइट। और ये वाले फर्स्ट वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, वी कैन से 8, 20, ओके। एंड फ्रॉम दिस 2 पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस 2 पॉइंट्स, वी कैन जस्ट एबल टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, slope of this third portion of the graph. Once we get the slope, we can just put it here and make it negative so as to get the induced EMF in that part, right, in this way. तो इस तरह से अगर ग्राफ दिया हुआ है तो हम इसको कैसे यूज करेंगे, we can just try to find out the slope, and that slope will actually give us the value of d phi by dt at that particular instant. And once we get this value of d phi by dt, we can just be able to find out the value of EMF by using this E is equal to minus d phi by dt in this way. Even the same thing can also be done here in this case. ये जो dB by dt यहाँ पे दिया हुआ है, तो dB by dt निकालने के लिए भी हमको एक ग्राफ दिया जा सकता है जिसमें y एक्सिस पे सपोज b मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन पुट किया हुआ है, और सपोज टाइम दिया हुआ है यहाँ पे x एक्सिस पे, और अगर ग्राफ जो है वो सपोज इस तरह से दिया जाता है, इस टाइप ऑफ सपोज देयर। So in this case, once again, we can just try to find out the graph slopes in these 3 parts. In the first case, the slope will be negative, but in this case, the induced EMF will be positive because of this minus sign inbuilt here. And in the second part, the slope will be 0, so induced EMF will also be 0. But in the third part, the rate of change, matlab slope is actually positive, but because of that, induced EMF will become negative. And from this here, we can just conclude that. ओके, वन मोर थिंग, कभी कभी क्या करते हैं, तुमको ग्राफ से ग्राफ बनाने के लिए बोलते हैं। सपोज फाइ और टी का ग्राफ सपोज दिया हुआ है, फाइ और टी के बीच में ग्राफ जो है वो दिया हुआ है, और तुमको इंड्यूस्ड ईएमएफ और टाइम के बीच में ग्राफ ढूंढ के निकालना है, ठीक है। ऐसा भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आराम से। ओके, तो फाइ और टी के बीच में ग्राफ दिया हुआ है और इंड्यूस्ड ईएमएफ और टाइम के बीच में का ग्राफ तुमको ढूंढ के निकालना है। हाउ कैन वी डू दैट, सपोज फाइ और टी का जो ग्राफ है वो सेम ही वैसा है जो हमने फर्स्ट इसमें केस में लिया था, इस टाइप का, इंक्रीजिंग देन बिकम्स अ कांस्टेंट and then goes on decreasing like this. Okay, so how will be the induced EMF produced here? So see, in the first part of the graph,
up to this point here, A point here, we can say that the EMF, flux is increasing, right? Increasing at the constant rate. And since it is increasing at the constant rate, its slope will be constant. But induced EMF is always negative of that slope. And therefore, we can just get a induced EMF to be plotted here as minus of this. तो नेगेटिव यहाँ पे जाएगा यहाँ पे इस तरह से. तो यहाँ पे A point तक क्या होगा? Induced EMF will remain negative just because slope is positive. But since this equation E is equal to minus of d phi by dt, because of this minus sign, we will have to make the negative of the slope here. तो जैसे ही हम स्लोप का नेगेटिव कर लेते हैं तो वो कांस्टेंट नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा इस तरह से. और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या है कि यहाँ से A से लेके B पॉइंट तक यहाँ पे इंड्यूस्ड फ्लक्स तो कांस्टेंट है. Flux is not going to change, and since flux is constant, we can just say that its derivative is going to be 0, and derivative 0 matlab slope is 0, and hence the graph will just become coincident with the x-axis or time axis here in this way. But in the third part here, up to C here, B to C, we can see clearly that the graph is just decreasing, right? तो graph यहाँ पे decrease हो रहा है. तो graph decrease होने की वजह से क्या होगा? उसका slope negative आएगा. लेकिन slope negative, slope मतलब क्या है? d phi by dt. और वो अगर नेगेटिव हो गया तो उसका नेगेटिव का नेगेटिव करने से वो पॉजिटिव बन जाएगा. इसलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो इस ड्यूरेशन में पॉजिटिव रहेगा. सो वी कैन जस्ट शो इट इन द ग्राफ लाइक दिस, द कांस्टेंट वैल्यू व्हिच इज पॉजिटिव हियर इन दिस वे. तो दिस टाइप ऑफ ग्राफ विल बी ऑब्टेन्ड अप टू सी फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ हियर. एंड इफ सपोज इंड्यूस्ड ईएमएफ से हमको फाई का ग्राफ निकालना है तो अगेन वी कैन थिंक जस्ट इन द रिवर्स डायरेक्शन. तो उल्टा डायरेक्शन में हमको सोचना है. तो जबकि इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पे नेगेटिव है और कांस्टेंट है, मतलब the graph must be increasing with constant positive slope, and induced EMF जहाँ पे 0 है तो वहाँ पे flux must be constant, and जहाँ पे induced EMF खुद positive है तो वहाँ पे slope must be negative and constant. So slope negative constant मतलब the graph should be decreasing like this. तो ये उल्टा भी कर सकते हैं हम आराम से. बिल्कुल. Yes. Okay, so this is all about the flux and magnetic induction relationship. तो ये पूरा हमको समझना है. ओके. और यहाँ पे एक बात समझ सकते हो कि ये जो dB by dt है तो ये एक्चुअली एक तो स्लोप से तो हमको मिल ही जाएगा अगर ग्राफ दिया है तो, या b को अगर हम एक्सप्रेस करते हैं, अगर b का एक्सप्रेशन दिया हुआ है समथिंग लाइक 5 into t square plus cos t लाइक दिस, तो टाइम के फॉर्म में अगर उसका एक्सप्रेशन दिया हुआ है मैग्नेटिक इंडक्शन का, तो उस केस में भी हमको आराम से यस तो उस केस में भी हम इसका डेरिवेटिव निकाल के dB by dt निकाल सकते हैं ठीक से, और यहाँ से हमको E मिल जाएगा. एक्चुअली ये E है, फाई नहीं. ओके. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने के लिए हमको यहाँ पे एरिया को dB by dt से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अभी हो सकता है कभी कभी कि dB जो है वो dB सेपरेटली दिया जाए और dt सेपरेट दिया जाए. तो मतलब द मैग्नेटिक इंडक्शन चेंजेस सपोज बाय 20 टेस्ला इन 2 minutes या 2 seconds ऐसा अगर दिया है तो इसका मतलब dB सेपरेट दिया है और dt सेपरेट दिया है. तो we'll have to take the ratio, and if suppose initial and final magnetic induction is given, then we'll have to use this formula as A into suppose B2 minus 1 upon T, where B1 and B2 are going to be the initial and final magnetic inductions. Okay. तो इस तरह से हम यहाँ पे अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग फॉर्मूलेस तैयार भी कर सकते हैं आराम से. अभी ये सब जो है वो तभी होगा जब एरिया कांस्टेंट है. ठीक है. अगर एरिया कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, एरिया और मैग्नेटिक इंडक्शन दोनों अगर वेरिएबल है तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो d by dt ऑफ b into a यहाँ पे करना पड़ेगा. अगर वो सडनली चेंज होते हैं दोनों एरिया और मैग्नेटिक इंडक्शन अगर सडनली चेंज होते हैं तो उस केस में हमको यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करने आएगा B2A2 minus B1A1 अपॉन टाइम t in which that change takes place. ओके. तो अगर इस तरह से ये जो है ये दोनों अगर चेंज होते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन एज वेल एज एरिया दोनों अगर चेंज होते हैं, तो उस केस में हमको द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एंड एरिया माइनस इनिशियल प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एंड एरिया, and that is divided by the time in which that change takes place in this way. So we can just use it here. And by chance, if suppose in some cases
if area is variable and magnetic induction is the constant, so in that case induced EMF can be written to be simply equal to d by dt of b into a. phi मतलब क्या होता है b into a, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, b कांस्टेंट है. अगर मैग्नेटिक इंडक्शन फिक्स्ड है तो उसको हम बाहर ले सकते हैं आराम से. और यहाँ पे चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट में. डेरिवेटिव साइन में यहाँ पे एरिया का रेट ऑफ चेंज आएगा. फिर से वही बात, अभी अगर सपोज यहाँ पे एरिया का अगर एक्सप्रेशन दे रखा है इन टर्म्स ऑफ टाइम, लाइक सपोज एरिया इज गिवन टू बी फॉर एग्जांपल 20 प्लस टी का होल स्क्वायर, ऐसा अगर सपोज दिया हुआ है, टाइम के फॉर्म में एरिया इस तरह से चेंज हो रहा है, ऐसा अगर दिया है, तो उस केस में हम इसका डेरिवेटिव तो निकाल सकते हैं आराम से. दैट इज dA by dt can be found out easily, and once we get this dA by dt by using the derivative rules of derivative, we can just put it here in this formula and multiply it by the magnetic induction so as to get the induced EMF, no doubt. तो ये तो हमको मिल जाएगा आराम से. बट उसके दूसरे तरफ अगर समझो एरिया का एक्सप्रेशन टाइम के फॉर्म में नहीं दिया है, लेकिन हमको एरिया जो है, एरिया और टाइम के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करके दिया हुआ है इस तरह से, एरिया चेंजेस विद टाइम like this. Suppose this is graph, so we can just find out slope of this graph. Okay, तो ये ग्राफ जो अगर दिया है, तो we can just try to find out the slope of the graph in different parts so as to get the dA by dt in that part. Once we get the dA by dt, we can just multiply it by magnetic induction and get the induced EMF in that particular part actually in this way. तो इस तरह से हम ग्राफ से ग्राफ भी निकाल सकते हैं आराम से. जैसे यहाँ पे हमने फाइव के ग्राफ दिया हुआ था, तो उससे हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ का ग्राफ निकाल के बताया. सेम वैसे ही हमको यहाँ पे अगर एरिया का ग्राफ अगर दिया हुआ है, तो उससे भी हम इंड्यूस्ड ईएमएफ का ग्राफ निकाल सकते हैं आराम से, प्लॉट कर सकते हैं आराम से. और इवन इंड्यूस्ड एरिया का अगर ग्राफ दिया हुआ है, तो उसका स्लोप निकाल के हम आराम से उसका जैसे स्लोप निकालेंगे, तो उसको हम यहाँ पे dA by dt फॉर्म में यूज करेंगे. Once you use it as a dA by dt, we can just multiply it by magnetic induction and get this induced EMF as a final. Remember, so these are some techniques we have to remember as it is. Okay, तो ये एक बात है. और इसके अलावा अगर सपोज अब देखो एरिया जो है, एरिया इज वेरिएबल in some situations, so we can continue the Faraday's law, Faraday's application. Okay, तो इसमें सबसे पहला जो सिचुएशन है हम देख सकते हैं कि if suppose there is a rod and it is kept in a magnetic field and it just starts moving this magnetic field at right angles to this magnetic field here. तो ये एक बहुत स्टैंडर्ड सिचुएशन है. ठीक है, we can just note it as rod moving in magnetic field. Okay, तो ये सबसे पहला सिचुएशन हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे. ओके, फिर दूसरा सिचुएशन हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि there is a rod which is rotating in a magnetic field. Okay, rod rotating in magnetic field. Yes. Okay, और तीसरा सिचुएशन हम डिस्कस करेंगे जिसमें there will be a coil which is rotating in a magnetic field. Okay, coil rotating in magnetic field. Okay, so see, सबसे पहले हम देखेंगे कि suppose there is a rod which of length L. suppose ये L लेंथ का एक रॉड यहाँ पे है. ओके, और ये रॉड जो है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर मूव करता है इस तरह से at right angles to it in this way. So if this rod moves at right angles to the magnetic field with some speed, suppose for example v here, तो v इतने स्पीड से अगर ये मूव कर रहा है और इस रॉड का लेंथ अगर हमने मान लिया L है और ये मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक इंडक्शन, वो सपोज B है, तो उस केस में हम ये समझ सकते हैं कि the induced EMF produced in this rod due to the motion of this rod at right angles to the magnetic field with the speed v here is going to be BLV. Remember, this is the formula for finding the magnetic induction due to the rod which is moving at right angles to this field. अब देखो ये फॉर्मूला यूज करने के लिए कंडीशंस क्या है. कंडीशन ये है कि मैग्नेटिक इंडक्शन, then length of the rod and velocity should be
perpendicular to each other, or we can just say they should be mutually perpendicular. अभी म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, याद रखो ठीक से. म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब होता है दे आर परपेंडिकुलर इन पेयर्स. इन पेयर्स मतलब जैसे देखो, velocity is rightwards whereas length is vertical and magnetic induction here to be inwards into the plane of this board, right? तो ये जो मैग्नेटिक इंडक्शन है वो अंदर की तरफ है, राइट? लेंथ जो है वो वर्टिकल है और वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है. तो ये तीनों एक दूसरे को ऐसे परपेंडिकुलर होंगे कि नहीं? जरूर. तो ये तीनों जब परपेंडिकुलर होते हैं तभी उस केस में हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, नो डाउट. बट इन द केस व्हेन एनी टू ऑफ देम आर पैरेलल, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दैट केस विल बी जीरो. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हमको समझनी है. इन दोनों में से कोई भी दो अगर पैरेलल में है तो उस केस में उनका इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो जरूर जीरो बन जाएगा. दैट मीन्स नो इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी प्रोड्यूस्ड in the rod if any two of them are just parallel to each other. For example, if suppose the rod is moving with some velocity which is parallel to its length, it's of no use, no induced EMF will be produced. Again, even suppose this rod is perpendicular, moving or moving जो है उसका जो velocity जो है वो उस length को perpendicular है, लेकिन उसका जो length है वो अगर magnetic field को parallel है तो भी induced EMF जीरो हो जाएगा. या अगर मैग्नेट जो रॉड है वो मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर है लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल मूव कर रहा है, मतलब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल है, भी इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो हो जाएगा. ऐसा हो सकता है ठीक से. इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी जीरो इफ आइदर बी इज पैरेलल टू एल और एल इज पैरेलल टू बी और बी इज पैरेलल टू बी. ओके, तो इन तीनों में से कोई भी दो अगर एक दूसरे को पैरेलल है तो उस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ जरूर जीरो बनेगा. अच्छी तरह से याद रखें, ठीक है. और इसके अलावा अगर मान लो जो लेंथ है, ये जो रॉड है, तो वो रॉड अगर सपोज टिल्टेड है, इट इज नॉट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड और इट इज नॉट परपेंडिकुलर, सॉरी ठीक, मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर है लेकिन उसके वेलोसिटी को वो परपेंडिकुलर नहीं है. सपोज इट इज लाइक दिस, ओके, इन दिस वे. तो अगर ये रॉड जो है वो इस तरह से वेलोसिटी को कुछ ना कुछ एंगल करके इस तरह से मूव कर रहा है, ऐसे केस में हम क्या करेंगे? हाउ विल यू फाइंड आउट द मैग्नेटिक इंडक्शन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दिस केस नाउ? तो उस केस में हमको क्या करना होता है, इस रॉड का रॉड को लेंथ को या तो फिर वेलोसिटी को रिजॉल्व करना होता है, ठीक है. सो इफ यू जस्ट कंसिडर द वेलोसिटी ऑफ द रॉड टू बी डायरेक्टेड लाइक दिस, इन दिस डायरेक्शन हियर, ये उसका वेलोसिटी है, ठीक है. तो इस वेलोसिटी को अगर हम रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट्स में, तो अच्छा, इनके दोनों के बीच में जो एंगल है वो हम यहाँ पे कंसिडर करके रखेंगे पहले. दिस एंगल इज गोइंग टू बी थीटा हियर. लेंथ और वेलोसिटी इन दोनों के बीच में अगर एंगल थीटा मान लिया तो उस केस में इस वेलोसिटी का कंपोनेंट जो है तो वो जरूर परपेंडिकुलर रहेगा, एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू कंसीडर हियर इन दिस केस. ओके, तो ये जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है तो वो एक्चुअली बनेगा v sin थीटा, करेक्ट है. सो हियर इट विल बी v sin थीटा. इट्स दिस v cos थीटा इज ऑफ नो यूज. ओके, ये वेलोसिटी का जो दूसरा कंपोनेंट रहेगा इस तरफ वाला जो एडजेसेंट वाला, वो तो कोई काम का ही नहीं है क्योंकि वो लेंथ को पैरेलल है. जैसा कि मैंने अभी ऑलरेडी बताया कि अगर कोई भी दो अगर पैरेलल बनते हैं तो उसकी वजह से कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा नहीं होने वाला है. इसलिए just forget about the parallel component of velocity, just concentrate on the perpendicular component of this velocity here, and then we can just use this velocity as a effective velocity in this case. And in that case the formula for induced EMF will actually become BL into V के बदले क्या आ जाएगा, V sin theta यहाँ पे आ जाएगा. No doubt we can just instead of resolving the velocity here we can just resolve लेंथ ऑल्सो, ठीक है. जैसे यहाँ पे हमने वेलोसिटी को रिजॉल्व किया है, बराबर. देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे वेलोसिटी को रिजॉल्व किया था, बट इंस्टेड ऑफ रिजॉल्विंग द वेलोसिटी हियर वी कैन ऑल्सो रिजॉल्व द लेंथ इंस्टेड ऑफ दैट.
तो अगर वेलोसिटी के बदले अगर हमने लेंथ को रिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो द लेंथ ऑफ द रॉड इज गोइंग टू बी इन दिस डायरेक्शन हियर, दिस इज द लेंथ ऑफ द रॉड, ये रॉड का लेंथ है, ठीक है। इसको अगर हम सपोज रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट्स में, तो उसमें से एक कंपोनेंट जो है तो वो बनेगा वेलोसिटी के डायरेक्शन में, जो कि वेलोसिटी को परपेंडिकुलर रहेगा ऐसे, ओके। और दूसरा जो उसका कंपोनेंट बनेगा वो वेलोसिटी को परपेंडिकुलर रहेगा इस तरह से, ठीक है। अभी इन दोनों में से अगर देखो ठीक से, तो अगर ये एंगल थीटा मान लेते हैं, ठीक है, थीटा है, तो लेंथ एल एल लेंथ का ये वाला जो कंपोनेंट है जो एडजेसेंट थीटा का, तो वो तो एल cos थीटा बन जाएगा, which is again of no use just because it is parallel to the velocity, but the second component here will be actually L sin theta, and that is actually considered here so as to find out the induced EMF actually। तो यहाँ पे actually induced EMF निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, induced EMF is equal to B into, अब यहाँ पे L के बदले क्या यूज करना है, L sin theta यूज करना होगा। So if you just use this L sin theta and then multiply it by V, we can get the once again the same formula here, that is okay, यहाँ पे देखो बी एल इंटू वी साइन थीटा कर दो, या तो बी इंटू एल साइन थीटा इंटू वी कर दो, आंसर तो एक ही आने वाला है। तो इसलिए हमको ये बात याद रखनी है कि whenever there is a angle between length and velocity, in that case we have to consider the sin theta component, means we have to consider the effective length, or we can just consider the uh, component of velocity at right angles to the length, no doubt, and find out the and use the same formula and find out the induced EMF in that case, okay। तो ये हमको समझना है अच्छी तरह से, ठीक है। So this is all about the magnetic induction or induced EMF produced in a rod which is rotating in the magnetic field. Okay. One more thing we can just consider here is that the देखो ये जब रॉड इस तरह से मूव किया जाता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जब ये रॉड मूव करता है तो उसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होता है वो तो हमको मिल गया, ठीक है। बट ऑल्सो वी कैन जस्ट फाइंड आउट द पावर कंज्यूम, और इवन वी कैन जस्ट फाइंड आउट द हाँ पावर कंज्यूम्ड एक्चुअली। तो हाउ विल यू गेट द पावर कंज्यूम्ड इन दिस केस, क्योंकि हमको पता है ऑलरेडी पावर इज एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड power is equal to the force into velocity, barabar, yes, but the force here is going to be force acting on the rod ओके एक्चुअली इसके लिए हमको उस रॉड का जो रेजिस्टेंस है तो वो भी यहाँ पे जरूरी होगा, ठीक है। जस्ट विल डिस्कस इट इन अ सेपरेट सेक्शन, ठीक है। पावर के बारे में हम बाद में सेपरेटली बात करेंगे, बट हियर यू कैन सी वन मोर थिंग, द डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। ये इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो डायरेक्शन है वो कैसे दिया जाता है, तो उसके लिए हमारे पास फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है,
याद रखो ठीक से, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. अभी नॉर्मली फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल तो तुमने सुना है ऑलरेडी, बट व्हाट डज दिस फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल टेल्स अस इज, सी हियर, वी बी ई, ये हमको याद रखना है. वी बी ई, वेलोसिटी जो है इट रिप्रेजेंट्स द फोर फिंगर. ओके, फोर फिंगर. Then the magnetic induction B represents the middle finger, right? Middle finger. And this E, देखो राइट हैंड का जो है ये इस तरह से, V B E here, sorry, V B E. तो velocity will be actually thumb. Okay, ये जो है वो फोर फिंगर, and this E will be the middle finger. तो मतलब हमको अगर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना हो तो उसके लिए क्या करना है, we have to arrange our thumb in the direction of velocity. We have to arrange the magnetic induction in the direction of the four finger. Okay, magnetic induction जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में हमको फोर फिंगर लेके आना है, और ऑटोमेटिकली जिस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है तो वो मिडिल फिंगर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है. That means middle finger gives us the direction of induced EMF from negative to positive. Okay, remember this correctly. It always be pointed from negative to positive. Remember. So this will be the concept of Faraday's law. This is the first application of Faraday's law. Let us see more applications of Faraday's law in the next lecture tomorrow or on Monday. ठीक है, तो ये जो rod rotating in magnetic field और रॉड कॉइल रोटेटिंग इन मैग्नेटिक फील्ड, तो वो हम मंडे को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ठीक है, चलो, सो लेट अस स्टॉप हियर. ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू.